इज ही है भैया? ट्रेन की रफ्तार तेज होती जा रही थी। दरवाजे से लटके रामदेव के लिए धूल भरी तेज हवा में आंख खुली रखना मुश्किल था। कब तक लटका रहेगा बंद दरवाजे पर? रामदेव ने दरवाजे पर जोर से थाप मारी। उसके कंधे से लटकता झोला गिरते गिरते बचा। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। वह संभलता हुआ अंदर घुसा और दरवाजा भिड़ाकर डिब्बे के गलियारे में गमछे से मूंगफली के छिलके और सिगरेट के टोंटों को हटाने लगा। दरवाजा खोलने वाले फौजी ने घृणा से मुंह बिचकाया, भैंचो मरने चले आते हैं। ये रिजर्वेशन का डिब्बा है। तेरा रिजर्वेशन है? रामदेव चुप। 18 साल के सावले पतले रामदेव के लिए यह पहली लंबी यात्रा थी। अब तक उसने तिलरथ के अगले स्टेशन बरौनी तक ही रेल यात्रा की थी। रिजर्वेशन से उसका पाला ही नहीं पड़ा था। पहली दफा वह बिहार तो क्या, अपने जिले से भी बाहर निकला था। अपने भाई विष्णुदेव से उसने जरूर सुन रखा था कि पंजाब जाने में क्या क्या परेशानी होती है। दिल्ली होकर पंजाब जाने में सुविधा होती है और आसाम मेल दिल्ली जाती है। बरौनी स्टेशन पर डिब्बे में लोग बोरे में सूखी मिर्च की तरह ढूंसे जाते थे। आखिर ट्रेन खुल गई तो जो डिब्बा सामने आया उसी में दौड़कर लटक गया था। टिकट है, रामदेव ने बमुश्किल कहा। टिकट होने से क्या होता है? यह रिजर्वेशन का डिब्बा है, समझे? अब रामदेव क्या करे? चुप। डरी आंखों से फौजी को देखता रहा। पुरानी बेडॉल पैंट और हैंडलूम की बेरंग शर्ट पहनकर रामदेव अपने मोहल्ले में ही आधुनिक होने का स्वांग कर सकता था। इस नई दुनिया में सारी चीजें अचंभे से भरी थी। कुर्ते और शलवार में लिपटी सामने के बर्थ पर लेटी औरत ने अंग्रेजी उपन्यास को आंखों के सामने से हटाया और उस फौजी से पूछा, सिविल कंपार्टमेंट इज लाइक धर्मशाला, इज ही है भैया? हाँ लगता तो है। फौजी भुनभुना कर रामदेव की ओर मुखातिब हो गया। तुमको कहाँ जाना है? पंजाब। रामदेव को लगा कि वह यहां बैठा रहा तो इन बड़े लोगों की नजर में चढ़ा रहेगा। वह उठा और बाथरूम के सामने वाले गलियारे में अंगोछा बिछाकर झोले का तकिया बनाकर लेट गया। ट्रेन में घुसने से लेकर पिछले एक सप्ताह तक के दृश्य उसकी आंखों के सामने घूम गए। 10वीं का इम्तिहान खत्म होते ही माई पंजाब जाने आने के लिए पैसे का इंतजाम करने लगी थी। गांव का कोई आदमी मारकाट की वजह से पंजाब जाकर उसके भैया विष्णुदेव को ढूंढने को तैयार नहीं था। कई लोगों से मिन्नत करने के बाद माई रामदेव को ही पंजाब भेजने पर तैयार हो गई। पैसों की समस्या सांप की तरह फन काड़े फुकार रही थी। पुश्तैनी पेशानाज भूनने में क्या रखा है? कंसार में अनाज भुनवाने लोग आते नहीं। मकई की रोटी अशराफ लोग खाते नहीं। दाल इतनी महंगी है कि लोग चने की दाल बनवाएंगे कि कंसार में चना भुनवाकर सत्तू बनवाएंगे। उस पर इतनी मेहनत गांव के बगीचों, बंसवाड़ियों में सूखे पत्ते बटोरकर जमा करो, उन्हें जलाकर अनाज भूनकर पेट की आग ठंडी करो। किसी तरह एक शाम का भोजन जुट पाता। आखिर माई उपले थापकर गुल बनाकर बेचने लगी थी। तब किसी तरह भोजन चलने लगा। लेकिन कोई काम आ पड़ता तो कर्ज लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता था। इस बार भी पंडित जी ने ही पैसों की मदद की। भैया की शादी में कर्ज बढ़ा तो मुश्किल हो गई। मूल तो मूल, सूद सुरसा की भांति बढ़ने लगा। आखिर भैया को थाली लोटा, कंबल, वंशी लेकर कमाने पंजाब जाना पड़ा। वहां से वह पैसा भेजता तो माई सीधा पंडित जी को जाकर देती। कर्ज चुकने को ही था कि अचानक सब कुछ बंद। पंजाब में खून खराबे की खबर मिलती तो माई के साथ साथ रामदेव का भी दिल डूबता। माई को पड़ोसी ताने मारते। इतना ही दुख था तो खून खराबे में बेटे को कमाने पंजाब काहे भेजा? अगर विष्णुदेव पंजाब नहीं जाता तो वे सब बेघर हो जाते। जनार्दन उनके घर की जमीन खरीदने की ताक में था। पंडित जी का तकाजा तेज हो रहा था। घर ही बचाने बसाने विष्णुदेव को पंजाब जाना पड़ा था। बहू आती तो कहाँ रहती, क्या खाती? नई जिंदगी के कोंपल को माई कैसे मसलने देती?
भरे मन से माई ने विशुनदेव को पंजाब जाने दिया था। सब ठीक ठाक होता जा रहा था कि अचानक सब कुछ बंद। लटलटे रामदेव ने कमीज की चोर जेब में हाथ डाला। जेब में रेलवे टिकट, भाई के पते वाला पोस्ट कार्ड और पैसों को छूकर उसे इत्मीनान हो आया। झोले का तकिया ठीक से जमाकर आंख बंद कर सोने की कोशिश की। ट्रेन की खटर-पटर गलियारे में फैली बदबू थी ही। डर भी था और इतना था कि नींद में भी पंजाब सी उथल पुथल थी। विशुनदेव, ए विशुनदेव। भैया पंजाब से पिछली दफा लौटा तो वहां के किस्से खूब सुनाता था। माई भी रोज रात उससे पंजाब के बारे में पूछती थी। रोटी खाने भात नहीं मिले छो माई, ऊ लोग सब खाना के रोटी कहे छे। ई बड़का गिलास में चाह। ओह चाह हिया कहा मर सरधुआ, चाह तो हिमे बनबे करे छे। नहीं गे माई, ऊ सब बनिहार वाला चाह में अफीम के पानी मिलाए दे छे, वैसे थकनी हेठ भेजाय छे। अब बनिहार लोग खूब काम कैलक। कत्ते देर काम करे छही? 7 बजे भोर से 6 बजे सांझ तक। बीच में रोटी खाई के छुट्टी 1 घंटा। सब ताश खेलल कर हमें अपनी बंसुरी बंजलो। हमर मलकिनी ठीक छो। हक पार तो ए विशुनदेव, ए विशुनदेव। मलकिनी के हमरी बांसुरी बजनाई खूब नीक लगे छे। विद्यापति चैतावर सुने लेल पागल। पढ़ लो 6 गे माई BA पास। आप सुन रहे हैं कहानी भैया एक्सप्रेस, लिखा है अरुण प्रकाश जी ने। खूब सुखितकर मालिक छो। खूब की फटफटिया, ट्रैक्टर, जीप महल संघर। दूगो बेटा दिल्ली में नौकरी में लागल, टीवी से होचे। उ कथी जेना रेडियो में खाली गाने बोलई छे ने, टीवी में गाना के साथ साथ सिनेमा एहन फोटुओ देखे वही छे। मालिक मारे पीटे त नहीं न छो। कखनो खनो गाली हरदम भैंचो भैंचो बके छ। की कर भी पैसा कमेनाई खेल नहीं छ। मन त नहीं लागे हो तो गरीब नहीं रहने माई, पंजाब कहियो नहीं जैती आई रही पैसा। विशुनदेव का गौना सामने था। खर्चा जुटाने उसे दूसरी बार भी पंजाब जाना पड़ा। अपने इलाके में न साल भर मजदूरी का उपाय और मजदूरी भी पंजाब से आधी। विशुनदेव पंजाब से थोड़ा भविष्य लाने गया था। रात में कोई गाड़ी पंजाब नहीं जाती। नियॉन लाइट से जगमगाती नई दिल्ली स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उतरते ही उसे लगा कि इतने लोगों के समुद्र में वह खो जाएगा। भीड़, धक्का मुक्का, अजनबी लोग और इतनी रोशनी। उसने अपने सीने को कसकर दबा लिया ताकि टिकट, पैसा और पते वाला पोस्ट कार्ड कोई मार ना ले। वह ठिठक गया, पता नहीं गेट किधर है। आखिर भीड़ में वह घुस गया। ओवर ब्रिज पार कर स्टेशन के बाहर आ गया। बाहर टैक्सी, कार और 3 व्हीलर की कतारें। रात का समय। सब कुछ स्वप्न लोक सा था जैसा उसने हिंदी फिल्मों में देखा था। आसाम मेल रास्ते में ही 5 घंटे लेट हो गई थी। उसे मालूम था कि दिल्ली से ट्रेन या बस से उसे अमृतसर जाना पड़ेगा। वह मुसाफिर खाने की ओर बढ़ा। पंजाब जाने वाली गाड़ी के बारे में किससे पूछे, सब तो अफसर की तरह लग रहे थे। मुसाफिर खाने के एक कोने में कुछ साधारण मैले कुचैले कपड़ों में थकी बुझी आंखों वाले लोग टिन की बदरंग पेटियों के पास बैठे थे। उन्हीं की तरफ बढ़ा। वो सामने वाली खिड़की पर जाकर पूछो। खिड़की पर कई लोग जमे थे। जब लोग हटे तो उसने बाबू से पूछा, बाबू, अमृतसर वाली चली गई? हाँ। अब दूसरी गाड़ी कब जाएगी? अब तो भैया कल जाएगी। ये तो बड़ा स्टेशन है। आजकल रात में कोई गाड़ी पंजाब नहीं जाती। वह मुड़ा तो बाबू भी अपने दोस्त से बात करने लगा। सारे हिंदुस्तान को पता है रात में कोई ट्रेन पंजाब नहीं जाती, फिर भी पूछ रहा था। बाबू के दोस्त के स्वर में उपहास था। बिहारी भैया था। बाबू फिस से हंस पड़ा। जलंधर, लुधियाने, सारे पंजाब में ये लोग भरे हैं।
अरे बिहार से आने वाली गाड़ी को पंजाब में भैया एक्सप्रेस कहते हैं। उस तरफ हर गाड़ी में ये लोग ठूंसे रहेंगे। वहां इन्हें काम नहीं मिलता। काम मिलता तो पंजाब थोड़े ही मरने जाते। भूख थोड़े ही रुकती है, इसलिए भैया एक्सप्रेस चलती रहेगी। सरकार की पटरी, सरकार की गाड़ी सब है ही। घर पंजाब हो गया है। आप सुन रहे हैं कहानी भैया एक्सप्रेस, लिखा है अरुण प्रकाश जी ने। आजकल रामदेव के लिए बड़ा शब्द है। पिछले 4 महीने सोते जागते पहाड़ की तरह गुजरे। भैया कैसा होगा? पंजाब में बहा खून का हर कतरा, वहां चली हर गोली माई को लगती। रेडियो विष्णुदेव का हालचाल थोड़े ही बोलेगा। माई फिर भी पंडित जी के यहां रेडियो सुन आती। वह भी चाय की दुकान पर अखबार पढ़ आता। रजिस्ट्री चिट्ठी लौट आई तो माई रात भर रोती रही। बेगूसराय जाकर उसी पते पर तार भिजवाया, लेकिन कुछ नहीं पता चला। माई मन्नतें मांगती, पंडित जी के पंचांग से शगुन निकलवाती, रोधोकर उपलेगुल बेचने फर्टिलाइजर टाउनशिप निकल जाती। इतनी मेहनत पर मौसी टोकती तो माई का एक ही जवाब होता, एगो बेटा पंजाब में ई रमुआ पढ़ लिए जे एकरा पंजाब नहीं जाए पढ़े। भौजी के यहां से अक्सर पूछवाया जाता, कोई खबर मिली? माई को लगता शादी टूट जाएगी। कोई कब तक जवान बेटी को घर बिठाए रखेगा। माई को लगता बेटे का पता नहीं, पतोहू छूट रही है। कोशिश करती कि किसी तरह बिखरते घर को आंचल में समेटे रहे। रमुआ से पुतोहू के ब्याह के देबे। माई से यह सुनते ही रामदेव शर्म से काट हो गया था। भौजी की सावली, निर्दोष, बड़ी बड़ी आंखों वाला चेहरा उसके सामने घूम गया था। अशराफ के घर में ऐसा होगा? शादी के बाद भैया पंजाब से लौट आया तो? माई पागल है। लेकिन माई ने हारना नहीं सीखा था। जो कुछ बचा था उसे छाती से चिपकाए रहना चाहती थी। एक चक्कर डाक बाबू के यहां लगा लेती। लोभ में बेटे को पंजाब भेज दिया, अब काहे को रोज चिट्ठी के लिए पूछती हो? पोस्टमैन उसे झिड़क देता। माई का सूखा शरीर, पंडित जी का सूद, जनार्दन का मंसूबा, भौजी की उदासी, भाई के जीवन का संशय, रोज की किचकिच, माई का रुदन। रामदेव को लगता घर पंजाब हो गया है। रात रात भर सो नहीं पाता। पढ़ता लिखता क्या खाक। बस एक चीज काबिज थी, पंजाब। खून की तरह जमा शहर। अमृतसर आते आते बस में यात्रियों की बातचीत सुनते सुनते मन में ऐसा डर बैठ गया कि वह बस से भी डरने लगा। बस से उतरते उतरते फैसला ले लिया, जो भी हो जैसे तैसे रात अमृतसर के बस अड्डे पर काट लेगा, लेकिन बस से अटारी नहीं जाएगा। 6:30 बजे शाम से ही बस अड्डे पर हड़बोंग मची थी। सबको ऐसी जल्दी थी कि जैसे बाढ़ में बांध टूट गया हो और सब जान बचाने के लिए भाग रहे हों। दुकानें फटाफट बंद हो रही थी। ठेले वाले अपनी दुकानें बढ़ा रहे थे। खाली बसों के ड्राइवर खलासी पास के ढाबों में जल्दी जल्दी खाना खा रहे थे। ढाबे के मालिकों को भी जल्दी थी, इसलिए उनके नौकर भी रेस के घोड़ों की तरह हाफ रहे थे। सबको एक ही डर था, 7 बजे कर्फ्यू लगने वाला था। रामदेव ने मूंगफली वाले का अक्षरश अनुसरण किया। अपना सत्तू खोलकर पी गया और उसी के साथ लेट गया। मूंगफली वाला रांची का ईसाई आदिवासी था। 3 साल पहले घर से भागकर यहां आया था। चेहरे पर बड़ी दाढ़ी और सिर पर गमछे के मुरैठा से उसके सरदार होने का भ्रम होता था। हंसता तो चमकीले दांत मोतियों की तरह जगमगा उठते। निष्पाप आंखें छलछला आती। जेम्स अपने देश के रामदेव जैसे आदमी से मिलकर खुश हो गया था। दोनों गठरी की तरह कोने में दुबके थे। और भी बहुत गठरियां थीं। गुमसुम। कर्फ्यू लग चुका था। चादर की ओट में रामदेव ने झांक कर देखा। बाहर सब कुछ थमा था। इंजन की तरह दहाड़ता बस अड्डा लाश की तरह खामोश था। न पंछी, न हवा, न कोई पत्ता हरकत कर रहा था। चीख भी निकलती तो डर से बर्फ हो जाती।
चलती गोली हवा में थम जाती। पृथ्वी का घूमना जैसे बंद हो गया था। सांसें बेआवाज चल रही थी। मच्छर थे कि ग्लीज में बेफिक्री से भिनभिना रहे थे। सन्नाटे में ही वर्दी वालों से भरी एक जीप गुजर गई। रामदेव को लगा कि गर्दन पर से कोई धारदार चाकू गुजर गया। इधर में ऐसा ही होता है। जेम्स फुसफुसाया, चुप सो जाओ, पेशाब करने भी मत जाना। रामदेव सोने की कोशिश करने लगा। दिन भर की थकान के बावजूद उसे नींद नहीं आ रही थी। रात के कोई 11 बजे बस अड्डे पर जैसे कहर टूट पड़ा। वर्दी वाले सबों को बूट की ठोकरों से जगा रहे थे। 50 सवाल। कहां से आए हो? क्या मतलब है? डर से कोई हकलाया तो लात, घूसे, बंदूक के कुंदे से ठुकाई। 3 नौजवान सरदारों को घसीटते हुए ले गए। बिहार का नाम सुनकर वे आगे बढ़ गए थे। रामदेव फिर भी थर-थर कांपता रहा। जेम्स फिर सो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन रामदेव के कानों में उन 3 नौजवानों की चीख जिद्दी मधुमक्खी की तरह भनभनाती रही। रफ्ता रफ्ता सब चीजों की आदत हो जाती है। सो धीरे धीरे शहर भी खून की तरह जम गया। आगे पाकिस्तान है। स्टेशन पर टिकट लेकर बैठा तो उसे इत्मीनान आया। उसने अपनी जेब से मुड़ा तुड़ा बदरंग पोस्ट कार्ड निकाला और पता पढ़ने लगा। विशुनदेव, इंदर सिंह का फार्म, गांव रानीके, भाया अटारी, जिला अमृतसर, पंजाब। पढ़कर उसने सामने बैठे बुजुर्ग सरदार की ओर बढ़ा दिया ताकि वे रानीके जाने का रास्ता बता दे। सरदार जी ने अफसोस में सिर हिलाया और कहने लगे, मैं हिंदी पढ़ना नहीं जानता। सारी उम्र उर्दू पढ़ी है, बस हिंदी समझ लेता हूं। बता क्या है? मुझे रानी के अटारी गांव जाना है। अनजान आदमी हूं, बिहार से आया हूं। रामदेव का संकोच सरदार जी की आत्मीयता से घुल गया और उसने पूरा पता पढ़ लिया। संतोख सिंह वाला रानी के अग्गे अटारी स्टेशन आऊंगा, तू उत्थे उतर जाना। बाहर टांगे वाले नू पुछ लई। तू तो मुंडा खुंडा है, पजदाप जदा 2 मील चला जाएगा। अच्छा सुन, अंबरसर दे बाहर बुर्जा वालिया दी बस जांदी ए, तू सीधा रानी के उतर जाना सी। गांव दे बाहर की संतोख सिंह दी 2 मंजिली कोठी नजर आओगी। उत्थे पुछ लेना। सामने इंदर सिंह दा फार्म है। रामदेव इतना ही समझ पाया कि अटारी स्टेशन से 2 मील पर रानी के गांव है। गांव के बाहर संतोख सिंह की 2 मंजिली कोठी है। उसके सामने इंदर सिंह का फार्म है। एन्नी दुरो कल्ला किंदा आ गया। बिहार के हो कि यूपी के? बिहार। रानी के गांव भाई को खोजने जा रहा हूं। तेरी तो मूछें भी नहीं फूटी हैं। पुत्र हिम्मत ही इंसान दा नाम है। गाड़ी रुकते ही अच्छा कहकर बुजुर्ग उतर गए। रामदेव उन्हें जाते खिड़की से देखता रहा। गाड़ी खिसकी तो टिकट चेकर सामने था। टिकट? चेकर ने यांत्रिक लहजे में पूछा। अटारी कितने स्टेशन है? रामदेव टिकट थमाते हुए पूछ बैठा। पहली बार आया तू? अगला स्टेशन है, उत्थे उतर जाना, आगे पाकिस्तान है। चेकर टिकट पंच कर आगे बढ़ गया। रामदेव सन्न। कहां आ गया? पाकिस्तान। आप सुन रहे हैं कहानी भैया एक्सप्रेस, लिखा है अरुण प्रकाश जी ने। सवेरे देखेंगे। क्रीच क्री च। गाड़ी रुक गई। उतरकर स्टेशन के गेट की तरफ बढ़ा। बाहर निकलते ही तांगे वाले ने उससे पूछा, पाकिस्तानी गाड़ी है जी? टेम तो उसी का है। उसने भी पलटकर पूछ लिया, रानी के गांव कौन सी सड़क जाती है? सीधी सड़क जाती है, आगे भी पूछ लेना। सूरज सर पर चढ़ गया था। तेज चलने की वजह से वह पसीने पसीने हो रहा था, पर मंजिल पर पहुंचने की खुशी ने उसे बेफिक्र कर दिया था। सड़क के किनारे गेहूं के कटे नंगे खेत थे। उसके गांव की तरह ही थोड़ा तिरछा
औंधा साफ आसमान था। हवा सोई हुई थी, गर्म बगुले सीधा उड़ते और सूखे पत्तों, धूल को ले उड़ते। सुनसान सड़क पर दूर दूर तक कोई राही नहीं था। चारों तरफ तापमान का राज था। रामदेव का ध्यान भाई विशुनदेव की तरफ था। रोज रोज के कर्फ्यू में चिट्ठी कैसे पहुंचती? भैया भी चिट्ठी का इंतजार करता होगा। भैया उसे देखते ही लिपट जाएगा। वह भी आंसू नहीं रोक सकेगा। भैया तिल का लड्डू देखते ही खिल जाएगा। लेकिन भैया उससे पहले खाने पीने को पूछेगा। भैया घुमा फिराकर भौजी के बारे में भी पूछेगा। वह भाई से जनार्दन से बदला लेने के लिए जरूर कहेगा। उसे सामने सड़क के किनारे 2 मंजिला मकान दिख गया। एक सरदार जी आगे आगे जा रहे थे। उसने अपनी चाल तेज कर दी। भाई साहब, इंदर सिंह का फार्म किधर है? उसने पास पहुंचकर पूछा। किसनू मिलना? तू आया कित्थों? सरदार जी ने खुलासा ही पूछ लिया। पर रामदेव की समझ में ठीक से न आ पाया। विशुनदेव, बिहारी, रामदेव अटपटाकर बोला। बात तो पल्ले पैंदी नई, चल सरपंच स्वरूप को चल, उत्थे जाके गल करी। सरदार जी ने उसे पीछे पीछे आने का इशारा किया। परेशान रामदेव उनके पीछे पीछे बढ़ता गया। कुछ दूर जाकर पुरानी ईंटों वाले महलनुमा घर के सामने जाकर दोनों रुक गए। रास्ते में सरदार जी ने उसका नाम पूछ लिया, अपना नाम भी बता दिया, किरपाल सिंह। किरपाल सिंह ने आवाज दी, सरपंच जी, थल्ले आओ। एक परदेशी बंदा आया सी, कुर्ताब जामा पहने एक लंबा तगड़ा गोरा चिट्टा आदमी बाहर आया। उसके चेहरे पर हल्की नुकीली काली पूंछें सज रही थी। किरपाल सिंह को देखकर मुस्कुराया और उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा। किरपाल्या, ए बंदा कोनी? इनो कित्थों फड़ के ले आया? सरपंच जी, मैं कित्थों ले आऊंगा? ए बंदा किसी दी खोज विच आया सी। हिंदी बोलदा सी, तुसी समझ लो, गलबात कर लो। सरपंच स्वरूप रामदेव की ओर मुड़ा, उसे गहरी नजरों से देखा। काका, क्या बात है? मेरा भाई विशुनदेव इंदर सिंह के फार्म पर काम करता है, बहुत दूर बिहार से आया हूं। ये चिट्ठी है। रामदेव ने कार्ड सरपंच स्वरूप के हाथ में थमा दिया। सरपंच स्वरूप ने पोस्ट कार्ड उलट पुलट कर पढ़ा और रामदेव को वापस थमाते हुए बोला, पता तो ठीक है। किरपाल्या, देख पाई दी खिंच इन्नी दूर ले आई, अरे याद आया सी। एक बिहारी मुड़ा इंदर दे फार्म ते देखा सी, चल तुझे इंदर सिंह के पास ले चलता हूं। सरपंच स्वरूप आगे बढ़ा। रामदेव उसके पीछे चला। किरपाल सिंह अच्छा कहकर अपनी राह चला गया। तेज धूप में चलते दोनों पास ही इंदर सिंह के फार्म पर पहुंचे। ससिरी अकाल जी, एक महिला ने शालीनता से कहा। सरपंच ने सिर हिलाया। ससिरी अकाल, इंदर सिंह कहां गया? वो तो कल सवेरे आएंगे जी। अमृतसर में कुछ काम था। ये मुंडा अपने भाई से मिलने आया है। इसका भाई तेरे फार्म दा काम करता है, क्या नाम बताया? विशुनदेव, रामदेव ने साफ साफ लहजे में कहा। उसके चेहरे से उत्सुकता का लावा जैसे फूट पड़ना चाहता था। महिला ने उसे गौर से देखा। विशुनदेव, इस नाम का एक भैया तो था जी, 3 महीने पहले कपूरथले लौट गया। पिछले साल उसे हम अपने मामा जी के पास से लाए थे। इस साल भी बिहार से आया, पर बोलता था दिल नहीं लगता, 3 महीने पहले कपूरथले लौट गया। सरपंच स्वरूप ने रामदेव की ओर देखा। उसे लगा कि अब रामदेव रो देगा। देख मंजीत कौर, सरपंच स्वरूप ने आजीजी से कहा, लड़का बिहार से आया है, परेशान है, इसके पास तेरा ही पता है। सरदार जी के आने पर बात कर लेना जी, ज्यादा वही बतलाएंगे, कहकर मंजीत कौर मुड़ गई। चल मुंड्या, मेरे यहां ही रोटी पानी कर लेना, सवेरे देखेंगे बांसुरी क्या बोलती है। रात धमक आई थी। दालान में किरपाल सिंह और सरपंच स्वरूप बातें कर रहे थे।
घूम फिरकर बात पंजाब के हालात पर ही चलती। अखबार, रेडियो के हवाले अफवाहों का विश्लेषण चल रहा था। दालान के किनारे वाले तख्त पर चादर से मुंह ढके लेटा रामदेव के सामने विष्णुदेव का चेहरा बार बार कौंध रहा था। उसे रह रहकर रुलाई आ रही थी। सरदारनी पहले तो अच्छे से बोली, पर विष्णुदेव का जिक्र आते ही साफ मुकर गई। सरदार जी से बात कर लेना। अगर विष्णुदेव 3 महीने पहले कपूरथले चला गया तो वहां से चिट्ठी जरूर लिखता। जेल में भी होता तो वहीं से लिखता। 200 रुपए में वह अपने भाई को कहां कहां खोज पाएगा। कहीं भैया, आखिर रुलाई फूट पड़ी। हिचकियां, नाक से बहते पानी और खांसी ने भेद खोल दिया। कृपाल सिंह लपका और रामदेव को झकझोरकर पूछने लगा, ए मुंड्या, सरपंच जी देखो। सरपंच स्वरूप भाप गया। वह उठकर रामदेव के पास आया और दिलासा देने लगा, देख भाई, कल इंदर सिंह से साफ साफ तेरे भाई का पता पूछ लेंगे। रुपए पैसे की जरूरत हुई तो दे देंगे। तू कपूरथले जाकर भाई से मिल लेना। क्यों कृपाल सिंह? हाँ जी, मुंडे नू मदद जरूर करनी चाहिए। जे गरीब लोग हैं। कब रात गुजर गई, सोचते सोचते रामदेव को पता ही नहीं चला। सरपंच स्वरूप को देखते ही इंदर सिंह चिल्लाया, आओ महाराज। मंजीत कौर कह रही थी उस बिहारी मुंडे के बारे में। मैं अम्बरसर चला गया था। दोनों पुत्रों पर दिल लगा रहता है। रात जाकर टेलीफोन से बात हुई। जी को चैन आया। सवेरे वहां से चला। बस समझो अभी आ ही रहा हूं, मैं भी मूर्ख। चलो अंदर बैठते हैं, कुछ चाय साय भिजवाना, कहकर इंदर सिंह शुरू हो गया। हाँ जी, लड़का बड़ा भला था। पिछले साल भी मेरे पास था। इस साल आया तो उखड़ा उखड़ा रहता था। दिल नहीं लगता था। टिक नहीं पाया। चल दिया। कपूरथले मंजीत के मामा के यहां गया होगा। ऐसा ही बोल रहा था। 2 महीने हो गए, अब आप कहो तो इस मुंडे को खर्चा पानी दे दूं। इंदर सिंह की वाचालता से सरपंच स्वरूप शक में पड़ गया। कल मंजीत कौर कह रही थी, लड़के को गए 3 महीने हुए। यह कहता है 2 महीने हुए। और यह खर्चा पानी क्यों देना चाहता है? इंदर सिंह, लड़का जिंदा है या नहीं? सरपंच ने सधी आवाज में पूछा। इंदर सिंह के चेहरे पर जैसे स्याही पुत गई। रामदेव का जी धक गया। इंदर सिंह जबरन अपने चेहरे पर कानिया मुस्कुराहट लाता बोला, मरने की बात कहां से आ गई? लड़का जरूर जिंदा होगा जी। कपूरथले होगा या और कहीं चला गया होगा। भैया लोगों का क्या ठिकाना। आज यहां काम किया, कल वहां। सरपंच स्वरूप के पीछे खड़ा रामदेव सिसकियां लेने लगा। मंजीत कौर चाय की ट्रे लेकर कमरे में घुसी। रामदेव को रोता देखकर पल भर के लिए ठिठक गई। मंजीत कौर ने गहरी नजरों से पति को देखा और उसके होंठ भिंच गए। यंत्रवत ट्रे को सेंटर टेबल पर रख तेजी से मुड़कर अंदर चली गई। सरपंच को साफ लगा कि इंदर सिंह झूठ बोल रहा है। मंजीत कौर भी छिपा रही थी। ऐसे झूठ बोलने की जरूरत क्या है? विष्णुदेव जिंदा नहीं है। सरपंच की आत्मा पर ठक से हथौड़े जैसी चोट लगी। वह गुस्से से तिलमिला उठा। साफ बता इंदर सिंह, विष्णुदेव जिंदा है या नहीं? जिंदा है तो उसका पता दे। कह तो दिया, वह यहां से चला गया। जिंदा ही होगा। इस लड़के पर रहम कर। इतनी दूर से आया है। झूठ बोलने से क्या फायदा? ओए स्वरूपे, तू मुझे झूठा कहेगा? इंदर सिंह भड़क उठा। सरपंच से हार गया तब भी अकड़ नहीं गई। तू होता कौन है जो मुझसे पूछने चला आया? मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगा। बड़ा आया है लड़के की तरफदारी करने वाला। स्वरूप अवाक। रामदेव बुक्का मारकर रो पड़ा। अचानक रामदेव उठा और इंदर सिंह के पांव पर गिर पड़ा। मालिक, रोता रामदेव चीखने लगा, बता दीजिए मालिक, मेरा भैया कहाँ है? बहुत उपकार होगा मालिक।
बता दीजिए मालिक, मालिक। तू पत्थर है, इंदर सिंह। सरपंच स्वरूप घृणा से उफन उठा। लंबा चौड़ा फार्म, इतना पैसा, पर इंसानियत जरा भी नहीं। परदेशी की तू मदद नहीं कर सकता? खैर चल मुंडे। सरपंच स्वरूप उठ खड़ा, आगे बढ़कर रामदेव को झकझोरकर उठाया। आप सुन रहे हैं कहानी भैया एक्सप्रेस, लिखा है अरुण प्रकाश जी ने। भाई साहब रुकना। अंदर से मंजीत कौर की तेज आवाज आई। दरवाजे से ही मंजीत कौर ने एक झोला सरपंच के पांव के पास फेंका। उफनती मंजीत कौर पर जैसे दौरा पड़ गया हो। ये विष्णुदेव का सामान है, वह दुनिया में नहीं है। कहते कहते मंजीत कौर फूट फूट कर रोने लगी। हिचकियों के बीच उसने कहा, मुझसे बोलकर गया था कि अमृतसर से घरवालों के लिए कपड़े लेने जा रहा हूं, देश जाना है। अमृतसर से लौटकर आता तो यहां से पैसे लेकर जाता। 3 बजे दिन में गया। बस बिगड़ने से शाम हो गई। छेड़हट्टा के पास रोककर मारकाट हुई। उसी में गूंगे रामदेव की आंखों से आंसू लुढ़क रहे थे। सरपंच स्वरूप मंजीत कौर की बात सुनकर स्तब्ध था और अपराधी की तरह इंदर सिंह की आंखें फर्श में गड़ी हुई थी। मैं 3 दिनों तक रोती रही। मेरे भी बेटे हैं, ये फंस जाने के डर से बात छिपा रहे थे। कल रात भर हम दोनों झगड़ते रहे। छिपाना क्या, वह भी किसी का बेटा है, भाई है। कल मैं भी झूठ बोली, हमें माफ करो सरपंच जी। मंजीत कौर के अंदर बैठी मां ने उफान मारा। उसने आगे बढ़कर रामदेव को छाती से लगा लिया। अपनी ओढ़नी से उसके आंसू पोंछने लगी। बीच में पड़े विष्णुदेव के झोले से उसकी बांसुरी झांक रही थी। सब चुप थे। आंसू की तरह बांसुरी भी जैसे कुछ बोल रही थी। बांसुरी क्या बोल रही थी, कोई समझ नहीं पाया। तू यहां कब तक भुगतता रहेगा? देर तक उस दिन नहर के किनारे बैठा रहा। नहर का कलकल पानी, आजाद हवा, सब बेकार। सरपंच के घर की तरफ चल पड़ा। कल उसे रुपए मिल जाएंगे, 2000। सरपंच साहब उसे अमृतसर में दिल्ली वाली बस में बिठा देंगे। अमृतसर के लिए आज उनको याद दिला देनी चाहिए। वह सोचता आगे बढ़ा जा रहा था कि फौज की 3 जीपें गुजरी। लाउडस्पीकर से पंजाबी में कुछ घोषणा की जा रही थी। थोड़ी दूर और गया कि और 3 जीपें गुजरी। रामदेव घबरा गया। जल्दी जल्दी सरपंच के घर की ओर बढ़ने लगा। सरपंच के घर के पास पहुंचकर वह हाफ रहा था। सरपंच साहब, पाकिस्तानी फौज घुस आई क्या? नहीं काका। सरपंच स्वरूप ने लंबी सांस ली। अपनी फौज है, यह बहुत बुरा हुआ। क्यों? रामदेव ने हौले से पूछा। तुम क्या समझो? हम बॉर्डर के लोग समझते हैं। फौज आती है, जाती है, पर जो खलिश छोड़ जाती है उसका कोई इलाज नहीं। चल इंदर सिंह के पास चलते हैं। फंसे रामदेव के लिए कोई उपाय नहीं था। टीवी पर जालंधर, लाहौर की खबरें सुनते देखते रहो। कुछ मालूम नहीं कहां क्या हो रहा है। पूरे पंजाब को जैसे सुनबहरी हो गया हो। वाघा, अटारी जैसे फौजी छावनी बनी थी। घरों में चीख डर से दुबकी पड़ी थी। हवा की भी तलाशी चल रही थी। घृणा के अंधड़ में मौन ही पत्तियों की भाषा थी। परिंदे की तरह अफवाहें उड़ती। मौत की खबर चीख भी नहीं बन सकती थी। लोग कबूतरों की तरह दुबके रहते। रात भी जगी रहती। हरी वर्दी में लोग सन्नाटे को कुचलते रहते। तलाशियों ने मालकिन को तोड़ दिया था। इंदर सिंह टीवी के पास बैठे रहते। बीच बीच में रेडियो पर भी खबरें सुनते। रामदेव रसोई में जाकर मालकिन की मदद कर देता। रोना एक सिलसिला बन गया था। सरपंच जी ढांढस देने आए। किरपाल का भाई अमृतसर में सेवादार था। किरपाल सब्र कर सकता है। दिल्ली में सब ठीक ठाक है, आखिर राजधानी है। तू नाहक परेशान है मंजीत कौर। हिम्मत रख। कैसे चुप हो जाऊं?
एक फूल टूटता है तो हर पत्ता रोएगा, उस पार के गोले दगते थे तो हमारे में जोश होता था। अब तो इधर से ही कोई इस बार उन्हें बेटों की तरह कलेजे में क्यों नहीं लगाता। जिनको देख हिम्मत होती थी वही हमें डराते हैं। बस अब तो वाहे गुरु का आसरा है। रामदेव को रोती कल्पती मनजीत कौर माई की तरह लगी। दिल्ली में बसे उनके दोनों बेटों का क्या हुआ होगा। तूफान की तरह गुजरे वे दिन। 12 दिन बाद कर्फ्यू खुला तो आशंका की तेज बयार थी। किसका, कौन मरा, कहां चला गया। आखिर इंदर सिंह ने कहा, अमृतसर जाना है तो यहां कब तक भुगतता रहेगा। सफर तमाम नहीं। मलबे के शहर अमृतसर में आतंक का तना हुआ छाता था। आंखों के दिए बुझे बुझे थे। मरघट सा सन्नाटा। बस की आरामदेह सीट पर बैठा रामदेव खिड़की से चेहरा सटाए देख रहा था। इंदर सिंह और सरपंच स्वरूप नीचे खड़े थे। हचके के साथ बस आगे बढ़ी। रामदेव ने झट हाथ जोड़ दिए। उनके ओझल होते ही उसने लंबी सांस ली। आंखें बंद करते ही जैसे माई सामने खड़ी हो गई। वह झूठ बोलना चाहता है, भैया का पता नहीं चला, पर 2000 का रुपए क्या करेगा। गोद में पड़ा विशुनदेव का झोला भारी लगने लगा। बांसुरी झोले से बाहर झांक रही थी। विशुनदेव का चेहरा उसके सामने घूम गया। अचानक उसका माथा घूमने लगा। आंसुओं में तब मनजीत कौर का चेहरा, किरपाल सिंह, इंदर सिंह का झुर्रियों की तरह लटकता चेहरा सामने आता और ओझल हो जाता। फिर दहाड़ मारकर रोती माई, बिस्तर पर मुंह देकर रोती भौजी। उसे जोर से कंपी आई। रोम रोम खरखरा उठा। नहीं। वह धीरे से बुदबुदाया। आगे की सीट का हैंडल उसने मजबूती से पकड़ लिया। गुर्राती बस आगे बढ़ती गई। आगे बढ़ना ही था। भैया एक्सप्रेस का सफर तमाम नहीं हुआ था। आप सुन रहे द कहानी भैया एक्सप्रेस, लिखा है अरुण प्रकाश जी ने। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही कहानियां ओल्ड एंड क्लासिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलूंगा अगली कहानी लेकर। नमस्कार, जय हिंद।